हम लोग बायोडाइवर्सिटी की तीसरी क्लास के साथ आपके साथ हैं। तो आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसको हम लोग किस तरीके से और कितने तरीके से देख सकते थे। जैसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या थी और उसके पैटर्न क्या हैं कि कैसे ये बायोडाइवर्सिटी घटती है या बढ़ती है। तो हम लोग उन स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी को की डेफिनेशन के बाद, टाइप के बाद, आज हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने आए हैं। व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंस, किसी भी जगह पर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो हम लोगों ने बोला था कि अगर हम लोग स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमें एक जोग्राफिकल एरिया पहले देखना पड़ेगा कि किस जोग्राफिकल एरिया में हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है। तो किसी भी जोग्राफिकल एरिया पर अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, मोर है, तो हम लोग बोलेंगे कि पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया इट इज़ डाइवर्स। और अगर डाइवर्स है तो आपको मालूम है यहाँ पर रहने वाले प्राणी जितनी भी स्पीसीज हैं उनका नंबर ज़्यादा है। और डाइवर्सिटी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट इकोसिस्टम, क्योंकि ये जोग्राफिकल एरिया में अगर स्पीसीज़ रहने लगी हैं तो इस जोग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज़ हैं ये एक इकोसिस्टम को क्रिएट करती हैं, क्योंकि इसमें बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक हो गए स्पीसीज़, एबायोटिक हो गया जोग्राफिकल एरिया, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट हो गए तो इकोसिस्टम बन गया। तो अगर किसी भी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है तो ऐसा माना जाता है डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में डायरेक्ट आइडिया देता है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, आप एक सीधी सिंपल कहानी में याद रख लें, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल। अब इसको हमारे गुरु लोग, हमारे टीचर्स हमें ऐसे समझाते थे। मैं एक वो एग्जाम्पल देता हूँ, वो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप समझ सकें तो। साउंड सही है? पहली बात तो ये कि मान लीजिए आपके पास एक फार्म लैंड है, खेत है, फार्म है, ये फॉर्म ए है, और उसी समय पर आपके पास दूसरा फॉर्म है, फॉर्म बी। तो फॉर्म ए एक खेत, दूसरा है, दूसरा भी खेत है आपके सामने, और इन दोनों खेतों में आपने फसल लगाई हुई है, क्रॉप लगाई हुई है। अब आपके पास पहले जो फॉर्म है इसमें केवल गेहूं की खेती लगी है, लेकिन यहाँ पर मिक्स है, मिक्स एग्रीकल्चर है, जिसमें वीट के साथ साथ आपने ग्राम, चने को भी बो दिया। अब आप बताइए दोनों फॉर्म में, फॉर्म ए और फॉर्म बी में, दोनों में नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ ज़्यादा है? कंपैरेटिवली देखिए, बी वाले फॉर्म में 2 स्पीसीज हैं, इसमें सिंगल स्पीसीज है। अब एक फार्म एक जोग्राफिकल एरिया हो गया। अब हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी? तो मान लीजिए आपकी फैमिली या इस किसान की फैमिली इसी खेत की पैदावार पे डिपेंडेंट है, और मान लीजिए कि जिस साल वीट की खेती लगी और वीट में डिसीज़ आ गई, अगर वीट में डिसीज़ हो गई, पक्सीनिया डिसीज़ हो गई और वीट में रस्ट बनने लगी, तो बताइए वीट की पैदावार कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो बताइए जो भी बेटा घर इस वाले फॉर्म पर डिपेंडेंट था फॉर फूड, बताइए उसके लिए फूड की कमी हो जाएगी। यस, क्योंकि वीट पे डिसीज़ लगने की वजह से पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक ही फसल है। उसी समय पर, जिस समय पर गेहूं की खेती लगाई गई थी, दूसरा खेत था, इसमें भी वीट की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन इसमें ग्राम की फसल बच जाएगी, क्योंकि ये डिसीज़ लगी थी वीट में, ग्राम में नहीं लगी। इसका मतलब इस खेत में कुछ तो बचेगा। इस खेत में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि केवल वीट था।
इसमें वीट के साथ ग्राम था तो वीट बर्बाद, लेकिन ग्राम बचा रह जाएगा। इसका मतलब है इन ए और बी दोनों के दोनों खेतों में ज़्यादा स्टेबल इकोलॉजी कौन शो कर रहा है? बी। इसका मतलब है जहाँ डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी जरूर होगी। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब अगर मैं इसी बात को बोलने लगूं कि आप खेत देखिए और जंगल देखिए, तो खेत में आप एक या दो फसल लगा सकते हो, और अगर मैं खेत के रिस्पेक्ट में आपको बोलूं फॉरेस्ट देखिए, तो बताइए फॉरेस्ट में एक स्पीसीज है कि मैनी स्पीसीज? आप आसानी से बोल देंगे कि फॉरेस्ट में देयर आर मैनी स्पीसीज। तो किसी भी फार्म और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट इज मोर डाइवर्स, ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला जगह है। अगर ये ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली जगह है तो हम लोग आसानी से कह रहे हैं फॉरेस्ट इज मोर स्टेबल। फॉरेस्ट ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा बजाय किसके? फार्म के। और इन फॉर्म में दोनों फॉर्म कौन सा खेत ज़्यादा स्टेबल था? ए और बी में बी, क्योंकि जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम बढ़ती जाएगी। बार बार मैं स्टेबिलिटी बोल रहा हूँ। कई बार इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मायने आपका क्या है? आप क्या बताना चाहते हो स्टेबिलिटी से? याद रखना, स्टेबिलिटी किन बातों से प्रूफ हो जाएगी कि अगर ये बातें हो जाएं तो स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो उन बातों को सीखने के पहले बोर्ड खाली चाहिए और आप मेरे साथ बताइए। हमारा आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में हमने आपको बताया कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने लगे तो हम लोग बोलते लगते हैं कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बढ़ने लगी है। अगर डाइवर्सिटी बढ़ने लगी है तो हम लोग एक छोटा सा इससे आइडिया इन्फ्रेंस निकालते हैं कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और इसको मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल, दो खेतों के एग्जाम्पल से प्रूव किया, या फिर खेत और जंगल के एग्जाम्पल को भी साथ में रख करके मैंने प्रूव किया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी माने क्या? कैसे बताएंगे व्हाट इज द स्टेबिलिटी? चलिए, स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए देयर आर सम क्राइटेरिया। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं तो हम मानेंगे कि इकोसिस्टम स्टेबल है। पहला क्राइटेरिया है कि हम लोग स्टेबल इकोसिस्टम उसे बोलेंगे, ध्यान सुनेंगे, स्टेबल इकोसिस्टम उसे बोलेंगे जिसकी हर साल की प्रोडक्टिविटी हर साल की वैरी ना करे। फिर से सुनो, देयर शुड बी लेस वेरिएशन। स्टेबल इकोसिस्टम का पहला क्राइटेरिया है, मैं लिख दे रहा हूं फिर समझा देता हूं। देयर शुड बी लेस वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम ईयर बाय ईयर। देखना बेटा, जब भी मैं ये पॉइंट लिखता हूं बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा स्पीसीज में उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, और जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और अब आप बोल रहे हो कि देयर शुड बी लेस वेरिएशंस। तो मैं कहता हूं यस, लेस वेरिएशन किसमें? लेस वेरिएशन स्पीसीज में नहीं, बल्कि लेस वेरिएशन किसमें? प्रोडक्टिविटी में। अब आपको इसको फील कराने के लिए मैं बोलता हूं, आपने ये कहां सुना है कि इस साल पैदावार कम हुई? ये कहां सुना है कि अब की बार पैदावार ज्यादा हुई? यस, आप लोगों ने फार्म में, खेती में, क्रॉप लैंड्स में ये सुना होगा। आप लोगों ने क्रॉप लैंड्स में अक्सर ये सुना होगा कि प्रोडक्टिविटी साल दर साल बड़ा वैरी करती है। मैं कम या ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द कम, कि कम ही हो तभी अनस्टेबल है, ज़्यादा ही हो तभी स्टेबल है, नहीं। मैंने बोला ज़्यादा होना भी गलत है, कम होना भी गलत है। इसको स्टेबल होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ना बहुत कम प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो आपने सुना है कि खेतों की पैदावार कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, और कभी कभी
खेतों की जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, किसी साल बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो बताओ इंक्रीज होना और डिक्रीज होना ये फिक्स होना है कि वेरिएबल होना है? वेरिएबल होना है। इसका मतलब खेतों की जो पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, ये साल दर साल सेम नहीं रहती। इसका मतलब खेतों की प्रोडक्टिविटी साल दर साल वेरी करती। सो दिस इज नॉट वेरिएशन इन स्पीसीज बट दिस इज वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। तो खेतों की बेटा प्रोडक्टिविटी साल दर साल बेटा वेरी करती है। इसीलिए फार्म्स या फिर क्रॉपलैंड ये लेस स्टेबल हैं, यानी ये कम स्टेबल हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं माने जाते। क्यों ज़्यादा नहीं स्टेबल माने जाते? क्योंकि स्टेबिलिटी का पहला क्राइटेरिया है द इकोसिस्टम, जिसको भी हम स्टेबल बोलेंगे, देयर शुड बी लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। लेस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, नो, मोर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म बट लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी वे वेरिएशन कम है। अगर मैं इसी पॉइंट पर फॉरेस्ट के बारे में बात करूं कि चलो आप किसी एक जंगल को पकड़ लीजिए, तो क्या आप किसी जंगल की पैदावार को ऐसा बोल सकते हैं कि इस बार जंगल में पैदावार कम हुई, अब पिछली बार जंगल में पैदावार ज़्यादा हुई थी? हमको कोई आइडिया नहीं। हमें मालूम है जंगल की प्रोडक्टिविटी, बायोमास, आपने जितना बड़ा जंगल इस साल देखा होगा, अगर काटा ना जाए और उसे एज इट इज़ रहने दिया जाए तो अगले साल भी उतना ही बड़ा मिलेगा। ऑलमोस्ट उनकी फॉरेस्ट की जो बेटा प्रोडक्टिविटी है इनमें लेस वेरिएशन है, बहुत कम वेरिएशन है। और इसीलिए फॉरेस्ट आर मोर स्टेबल देन फार्मलैंड्स। इसलिए फॉरेस्ट ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं फार्मलैंड से। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर कभी कोई स्टेबिलिटी का मायने आपसे पूछे तो स्टेबिलिटी का जो पहला क्राइटेरिया होता है वो ये कहता है कि अगर प्रोडक्टिविटी में ईयर बाय ईयर कोई भी वेरिएशन कम है तो याद रखना वेरिएशन कम होना ये अच्छी बात है, ये स्टेबिलिटी की बात है। स्टेबिलिटी को प्रूव करने के लिए देयर मस्ट बी सेकंड क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया भी है। अब सुनिए, पहले इसको समझते हैं फिर हम लिख लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये कहाँ सुना है कि बाढ़ से प्रोडक्टिविटी कम हो गई, फसल बर्बाद हो गई? खेत में बाढ़ बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बाढ़ ना हो तो जंगल बर्बाद नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सूखा ना हो तो जंगल बर्बाद नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी भी पानी ज़्यादा बढ़ जाए और थोड़ा भी सूखा हो जाए तो बताइए हमारे जो फार्म लैंड है वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यही सूखे, यही ज़्यादा बाढ़ किसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएगी? जंगलों को। इसका मतलब जंगल ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब वो इकोसिस्टम जो किसी भी मैन मेड डिस्टर्बेंस को या नेचुरल डिस्टर्बेंस को रेजिस्ट कर दे, बाढ़ आए लेकिन उसको रेजिस्ट कर दे, सूखा आए लेकिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो इकोसिस्टम बहुत ही स्टेबल होता है। और अगर इकोसिस्टम बाढ़ आने से सेंसिटिव है, सूखा आने से सेंसिटिव है, तो बताइए वो बाढ़ आने पर, सूखा आने पर बर्बाद हो जाएगा। तो आपके पेज नंबर 263 में ये दूसरी लाइन लिखी है, इट मस्ट बी, यानी कि इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट, यानी विरोध कर सकने वाला होना चाहिए, और रेजिलियंट। रेजिलियंट वो शब्द होता है कि आपको कोई गिरा दे, पहले तो आप गिरो नहीं, अगर आपको कोई गिरा रहा है तो आप गिरो नहीं, ये है रेजिस्टेंट। पर अगर आप गिर जाओ तो उठ के खड़े हो जाओ, ये है रेजिलियंट। अगर जंगल बर्बाद हो गया तो तुरंत फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, दैट इज नोन एज रेजिलियंट। लेकिन खेत अपने आप दोबारा से ग्रो नहीं कर पाते जब तक उसकी अच्छी प्लॉइंग ना हो, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल ना हो। तो इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस। और ये ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस जो हो सकते हैं, दे मे बी नेचुरल और मैन मेड। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। और इन नेचुरल डिस्टर्बेंस में हो सकता है ड्रॉट, इनमें हो सकता है फ्लड, इसमें हो सकता है ड्रॉट हो सकता है, डिसीज एटसेट्रा। अगर डिसीज आए तो डिसीज से रेजिस्टेंट रहता है जंगल, जबकि वही खेती बाड़ी रेजिस्टेंट नहीं रहती है डिसीज से। और बेटा अगर कोई खेती बाड़ी खराब भी हो गई है तो वो खेती बाड़ी फिर से अपने आप को खड़ा नहीं कर पाती, बल्कि जंगल
अपने आप की अपनी स्पीसीज को फिर से खड़ा कर लेते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया है इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट or resilient to occasional disturbance like natural or man-made, like drought, like flood, like disease. And the third and the last criteria, ecosystem must be resistant to alien species invasion. एलियन स्पीसीज का मतलब है कोई बाहरी स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज अगर आपके इकोसिस्टम में घुस गई है तो वो आपके इकोसिस्टम को बर्बाद ना कर पाए। अगर बर्बाद ना कर पाए तो आप स्टेबल हो, बर्बाद कर दिया तो अनस्टेबल हो। अच्छा बताओ, खरपतवार आपने ये शब्द कहाँ सुना है? जंगल में सुना है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वीड। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट का मतलब हो गया एलियन स्पीसीज। गेहूं की खेती में कोई खरपतवार आ गई और बताओ ये खरपतवार ने आपकी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। इसका मतलब आपकी गेहूं की फसल इस खरपतवार के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब आपका खेत स्टेबल नहीं है। पर क्या जंगल में यही वीड ग्रो करेगा और जंगल की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसका मतलब है इकोसिस्टम को एक तो रेजिस्टेंट होना चाहिए ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस से, कि उसमें डिस्टर्बेंस ओकेजनल डिस्टर्बेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, इकोसिस्टम को रेजिस्टेंस हो करना चाहिए किसी भी एलियन स्पीसीज से। अगर कोई स्पीसीज आपके अंदर आती है, आपके इकोसिस्टम में आती है, तो इकोसिस्टम आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीन बातें आप मुझे बता देते हैं तो प्रोडक्टिविटी की जो क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी के जो क्राइटेरिया हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला था, डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ और मिटाते जा रहा हूँ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? पहला मीनिंग है स्टेबिलिटी का, देयर मस्ट बी लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। हर साल के हिसाब से जो बेटा वार्षिक पैदावार है, हिंदी में बोलते हैं वार्षिक पैदावार, अंग्रेजी में एनुअल प्रोडक्टिविटी। जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है हर साल चेंज नहीं होगी कि इस साल 10 टन हुआ, अगले साल 3 टन पैदावार हुई, फिर अगले साल 25 टन पैदावार हुई, फिर 10 टन पैदावार हुई। ऐसी वेरिएशन नहीं होंगे। तो देयर शुड बी लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर बाई ईयर, पहला पॉइंट। दूसरा, इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। अगर कोई ओकेजनल डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे रेजिस्टेंट होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज, बाहरी स्पीसीज से भी लड़ जाने वाला होना चाहिए। अगर वो बाहरी स्पीसीज से लड़ पाया तो इकोसिस्टम स्टेबल माना जाएगा। ओके। अब स्टेबिलिटी की इन परिभाषाओं के साथ एक साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा भी गया है। इनका नाम है डेविड टिलमैन। और डेविड टिलमैन कहते हैं, क्या कहते हैं कि जहां जहां पर भी डाइवर्सिटी होती है, ध्यान से समझिएगा, डेविड टिलमैन के कहते हैं कि जहां जहां पर डाइवर्सिटी होती है वहां वहां पर देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है, यानी पैदावार ज्यादा होती है। पहला पॉइंट बोलते हैं डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। डेविड टिलमैन बोल रहा है कि जहां जहां डाइवर्सिटी होती है वहां पर मैंने देखा है प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। मैंने ये भी देखा है कि देयर इज अ लेस वेरिएशंस इन प्रोडक्टिविटी। यानी टिलमैन ये कहते हैं कि वहां पर लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर है। ईयर टू ईयर की प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन भी लेस देखे गए। डेविड टिलमैन, पेज नंबर 263 आप देख सकते हैं कि एक तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, हाई प्रोडक्टिविटी है। दूसरा, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर है। तो आप देखिए इन दोनों क्राइटेरिया में ये वाला क्राइटेरिया अभी अभी मैंने पढ़ाया और ये वाला क्राइटेरिया एक्चुअली स्टेबिलिटी को बताता है। स्टेबिलिटी मायने मतलब स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि वो चीज़ स्टेबल मानी जाएगी जिसमें लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर होगी। तो एक्चुअली
डेविड टिलमैन डाइवर्सिटी को किससे रिलेट कर रहे हैं? लेस वेरिएशन से। तो किससे वो रिलेट हो रही है? स्टेबिलिटी से। तो डेविड टिलमैन इनडायरेक्टली प्रूव कर रहे हैं हमारे उस शब्द को कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और ये पिछले सालों में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डेविड टिलमैन ने क्या बात की। डेविड टिलमैन ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन भी उतने कम होंगे। इवन एक और थॉट डेविड टिलमैन बोलते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में लिखा कि नहीं, आप देख लीजिए, वो ये भी कहते हैं कि ये इकोसिस्टम रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज होगा। तो बताइए ये बात भी बेटा स्टेबिलिटी को प्रूव करती है। इसका मतलब डेविड टिलमैन इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी होने पे वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी कम होगी और रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज होगा। और ये दोनों क्राइटेरिया अभी अभी हमने स्टेबिलिटी के मानक पढ़े हैं। इसका मतलब डेविड टिलमैन कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ओके, अब बेटा स्टेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाने के बाद अक्सर लोग पूछते हैं वाई वी नीड दिस स्टेबिलिटी, हमें ये स्टेबिलिटी चाहिए क्यों? भैया बड़ा आसान है। अगर बेटा किसी भी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं हुई, अगर बेटा किसी भी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं है, तो अगर इफ नॉट स्टेबल तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इट विल डिस्ट्रक्ट। और अगर बेटा इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो गया तो उसमें रहने वाली स्पीसीज भी बचने वाली नहीं है, और इस तरीके से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होने लगेगा, और स्पीसीज एक्सटिंक्शन पे जाने लगेंगी, स्पीसीज मरने लगेंगे। तो फिर वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई स्पीसीज मरने लगे। एक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लीजिए वेस्टर्न घाट में 20,000 स्पीसीज हैं फ्रॉग की, और अगर इनमें से 5,000 स्पीसीज मर गई, मान लो आज 15,000 स्पीसीज बची हैं फ्रॉग की, तो बताइए आदमी ह्यूमन की सेहत पे क्या फर्क पड़ता होगा? वेस्टर्न घाट में पहले 20,000 फ्रॉग थे, आज 15,000 हो गए, हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है? वो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करके आपके सामने क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है स्टेबिलिटी आप चिल्ला रहे, बार बार स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी बिना डाइवर्सिटी के नहीं आएगी। तो आप इनडायरेक्टली बोलते हो डाइवर्सिटी भी चाहिए, बहुत सारी स्पीसीज चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी स्पीसीज में बहुत सारी स्पीसीज थी, 20,000 फ्रॉग थे, और मान लो 15,000 फ्रॉग बचे, तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा? तो वो बोलते हैं इस प्रश्न का जवाब डायरेक्ट दिया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम आपको कुछ भी बताएंगे आप उसमें और क्वेश्चन क्रिएट करने लगेंगे। तो वो बोलते हैं कि इस प्रश्न का जवाब कि स्पीसीज मरने से, डाइवर्सिटी घटने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस प्रश्न का जवाब एक प्रॉपर हाइपोथेसिस से दिया जा सकता है, दैट इज नोन एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया के बाद साइंटिस्ट आते हैं डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन कहते हैं कि अगर किसी भी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है तो वहाँ 3 बातें देखी गई हैं। पहली बात तो उस सिस्टम की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, दूसरी बात उसमें लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी होंगे ईयर टू ईयर, एंड दिस इकोसिस्टम विल बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसके अलावा वो बोलते हैं अगर स्टेबिलिटी बढ़िया, अगर बेटा डाइवर्सिटी बढ़िया है, तो अगर ये सब बातें हो रही हैं तो इनडायरेक्टली स्टेबिलिटी को ही प्रमोट कर रही हैं। और स्टेबिलिटी होने का मतलब है आपका इकोसिस्टम डाइवर्स है, और डाइवर्सिफाई इकोसिस्टम में स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है। और वो अब कह रहे हैं कि मान लीजिए इन बहुत सारी स्पीसीज में कुछ स्पीसीज मर गई, तो ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इसी फ़र्क को समझाने के लिए देयर इज़ अ hypothesis, it is known as Rivet-Popper hypothesis. Rivet-Popper hypothesis, it was given by Paul Ehrlich, एक साइंटिस्ट है भाई। दोनों क्वेश्चन आप देखते चलें, पॉल एलरिच नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से आपको समझाने की कोशिश की है। पहली बार जब मैंने ये रिवेट शब्द पढ़ा था तो मुझे रिवेट का मतलब नहीं मालूम था, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं मालूम था। फिर मुझे किसी ने बताया कि रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नट बोल्ट्स का क्या काम है इकोसिस्टम में? तो उन्होंने बोला नट बोल्ट्स। और पॉपर का मतलब होता है थीफ, चोरी करने वाला। मजाक मजाक में आप कई बार चोरी कर लेते हैं, पॉपिंग चोर, थीफ जैसे। पॉपर हाइपोथेसिस
रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉल एलरिच। पॉल एलरिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से क्या समझाने की कोशिश करते हैं? वो कहते हैं कि अगर आप एक एनालॉगी ले, एनालॉगस का मतलब है कुछ चीज़ों को आप एनालॉगस तरीके से समझने की कोशिश करें, तो आपका जो इकोसिस्टम है, ध्यान से समझें, आपका जो इकोसिस्टम है वो एक एरोप्लेन की तरह बिहेव करता है। एरोप्लेन, चलो मान लीजिए एरोप्लेन, और इस इकोसिस्टम में रहने वाली जो स्पीसीज हैं, जो टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, ये रिवेट की तरह बेटा बिहेव करती हैं। रिवेट, तो मैंने सोचा यार एरोप्लेन में रिवेट मतलब नट बोल्ट का क्या जरूरी, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना करके अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश की। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे डायग्राम पे प्लीज़ मत जाइएगा, आप इसे मछली मत समझिएगा या कुछ भी मत समझिएगा, इसे आप समझिए लेट सपोज इट इज़ अ एरोप्लेन। अब इस एरोप्लेन में ये वाला एरिया है इंजन्स का, जिसे हम लोग बोलते हैं विंग्स। आगे यहाँ पर आपके पायलट्स वगैरह बैठे हुए हैं, और ये वाला जो पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर सीट्स हैं जहाँ पर लोग ट्रैवल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जगह है ये। यहाँ पर कुछ फ़ैन लगे हुए हैं, बाकी जगह पर फ़ैन लगे हुए हैं। तो बोलते हैं कि हर बेटा हिस्सा, एवरी पार्ट ऑफ दिस एरोप्लेन, इट इज़ ज्वाइंटेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। और ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर नट बोल्ट लगाए गए, कुर्सियों को ज्वाइंट करने के लिए ज़मीन पर नट बोल्ट लगाए गए, पंखों को ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट लगाए गए। तो बोलते हैं जो स्पीसीज हैं ये रिवेट की तरह काम करती हैं, नट बोल्ट की तरह काम करती हैं। एक बार फिर से सोचिए कि मान लिए एरोप्लेन एक इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम के हर एक पार्ट को आपस में जोड़े रखने के लिए जो नट बोल्ट है वो कौन है? स्पीसीज। ठीक, ये हो गया इकोसिस्टम की एनालॉजी, एरोप्लेन, और स्पीसीज की हो गई रिवेट। अब वो बोलते हैं पॉपर की बात। पॉपर का मतलब वी ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं? इस एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, और हम लोग जब इस एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं तो हम मजाक में हर बार जब सफर करते हैं एक नट बोल्ट, एक रिवेट चुरा करके अपनी जेब में ले आते हैं। लेट सपोज ये रिवेट तुमने इस वाली कुर्सी का निकाल दिया, तो ये कुर्सी लूज होने लगेगी, लेकिन एरोप्लेन के उड़ान में अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ह्यूमन बीइंग वो पॉपर है। पॉपर का मतलब वो चोर है जो अपनी एक्टिविटी के द्वारा इन रिवेट को खत्म कर रहा है, इन रिवेट को चुरा रहा है। रिवेट को चुराना मतलब स्पीसीज को खत्म कर रहा है। और पॉपिंग का मतलब है पॉपिंग का मतलब है बेटा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब स्पीसीज धीरे धीरे मरती जा रही हैं, यानी धीरे धीरे स्पीसीज इस दुनिया से खत्म होती जा रही। अब वो कहते हैं कि पहले आप एरोप्लेन की यात्रा समझ लो, फिर हम इकोसिस्टम समझ लेते हैं। बोलो, एरोप्लेन की यात्रा में जो पूरा एरोप्लेन है, इसको आपस में, उसके सारे पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट चाहिए। अगर रिवेट धीरे धीरे करके एक एक करके चुराई जाने लगे तो शुरुआत में एट बिगिनिंग शुरुआत में देयर विल बी लेस इफेक्ट अपॉन फ्लाइट पर, जहाज उड़ने पे बहुत कम इफेक्ट आएंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने एक नट बोल्ट किसी कुर्सी से निकाल लिया तो क्या कुर्सी पूरी तरह गिर जाएगी? नहीं, उसमें हजारों नट बोल्ट लगे, एक निकाल लिया, गिरेगी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा ये पॉपिंग जारी रहेगी, तो क्या इस पूरे हवाई जहाज की कुर्सियां बेटा ढीली होने लगेंगी, या पार्ट उसके ढीले होने लगेंगे? और ढीले होने लगेंगे तो एट लेटर स्टेज आप बताइए, आपका एरोप्लेन बचेगा कि क्रैश हो जाएगा? आप आसानी से बोलते हैं एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। इस पर भी वो कहते हैं कि मान लीजिए पॉपिंग कुर्सियों की बजाय विंग्स की कर ली गई, यानी चोर इतना खतरनाक कि उसने कुर्सियों की रिवेट चुराने की बजाय आपके इंजन की रिवेट चुरा ली। तो अगर इंजन की ही रिवेट चुरा ली, इंजन मतलब की स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी चुरा ली गई, की स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज चुरा ली गई, तो बताइए बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही बेटा फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, फ्लाइट को टेक ओवर नहीं करेगी, आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। अब आप एरोप्लेन की एक एक रिवेट चुराते जाइए, धीरे धीरे एरोप्लेन बुरा धराशायी हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा धीरे धीरे।
लेकिन अगर आपने एरोप्लेन की शुरुआत में ही आप चढ़े और आपने विंग्स के 10-12 बोल्ट तोड़ लिए, या मेन बेटा आपने इंजन के 1-2 नट बोल्ट खोल लिए, अब इंजन ही नहीं स्टार्ट हुआ, तो बताओ एरोप्लेन चलेगा कि क्रैश हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। ठीक वही हालत है इकोसिस्टम की। अगर इकोसिस्टम में एरोप्लेन, इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज को धीरे धीरे करके मारना चालू कर दिया हमने, तो जैसे जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्शन शुरू होगा, अगर बेटा स्पीसीज एक्सटिंक्शन शुरू होगा तो अर्ली कंडीशन में, अर्ली बिगिनिंग कंडीशन में लेस इफेक्ट होंगे इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में थोड़े कम इफेक्ट होंगे। लेकिन अगर ये जारी रहा एक्सटिंक्शन, अगर एक्सटिंक्शन कंटिन्यू रहा, तो याद रखना एक दिन इकोसिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और बोलोगे इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्या हमारी सेहत में पड़ेगा? आप पागल हैं, क्योंकि आप भी इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। अगर इकोसिस्टम बर्बाद हुआ तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। बताइए वो जो चोर है क्या बचेगा? जिस दिन इंजन क्रैश होने की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा तो क्या चोर बचेगा? नहीं। वो जो चोर कौन? ह्यूमन बीइंग। क्या ह्यूमन बीइंग भी इस दुनिया में बचेंगे? नहीं बचेंगे। और ऊपर से ये तो बेटा नॉर्मल स्पीसीज की बात है, और कहीं आपने की स्टोन चुरा ली, की स्टोन स्पीसीज चुरा ली, ऐसी स्पीसीज जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, ऐसी स्पीसीज जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, उन्हें बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। जैसे कि ऐसी नट बोल्ट जो बेटा आपके प्लेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन है बेटा? विंग्स की बेटा नट बोल्ट। वैसे ही किसी इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली स्पीसीज होती है की स्टोन स्पीसीज, अगर आपने वो बर्बाद कर दी तो याद रखना आपका इकोसिस्टम शुरुआत में ही धराशायी हो जाएगा। इकोसिस्टम की जो एक्सटिंक्शन है या डिस्ट्रक्शन है, ये शुरुआत में ही हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर की स्टोन स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं बोलूँगा क्या आपने गिर वन गुजरात के सुने? गुजरात में जो गिर वन है वहाँ की स्टोन स्पीसीज है लॉयन। क्या आपने जिम कॉर्बेट सुना है? वहाँ का की स्टोन स्पीसीज है टाइगर। क्या आपने काजीरंगा सुना है? वहाँ का की स्टोन स्पीसीज है राइनोसेरोस। तो हर जगह का की स्टोन स्पीसीज अलग अलग होता है। आप अगर मेन स्पीसीज को ही मार देंगे तो ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आपने इंजन की रिवेट निकाल दी हो। तो बताइए ये इकोसिस्टम बचेगा कि क्रैश हो जाएगा? अब आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वेस्टर्न घाट में 20,000 मेढकों की बजाय 15,000 बचे? तो आप बोल सकते हैं सर शुरुआत में फ़र्क नहीं पड़ता, पर चिंता मत करिए, अगर फ्रॉग बर्बाद होंगे तो फ्रॉग से एसोसिएटेड जो बेटा प्रेडेटर है वो बर्बाद होंगे। अगर वो बर्बाद होंगे तो प्लांट की बायोडाइवर्सिटी कम होने लगेगी, प्लांट की बायोडाइवर्सिटी या फिर कुछ और स्पीसीज बर्बाद होने लगेंगे, और एक एक करके इकोसिस्टम पूरा धराशायी हो जाएगा। सो आप ये नहीं कह सकते, ना आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि 1-2 स्पीसीज मर गई तो क्या हो गया, 1-2 कर गई, 1-2 मैंने नट बोल्ट चुरा लिए तो क्या हो गया। बिल्कुल चोर ऐसे बोले कि हमने 1-2 नट बोल्ट चुरा लिए तो क्या हो गया। अरे पागल हो, तुम्हारे 1-2 नट बोल्ट चुराने के चक्कर में एक दिन हवाई जहाज बचेगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पोर्टेंस है स्पीसीज होने का। सो आपने देख लिया। एक बार और बता दीजिए। यस, इनका ये कहाँ के थे, इनका प्लेस भी याद रख सकते हो। स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हैं ये, स्टैनफोर्ड नाम की कोई जगह है, वहाँ के साइंटिस्ट हैं पॉल एलरिच। पॉल एलरिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी, और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस देते वक्त इन्होंने एक एनालॉजी पैदा की। उन्होंने कहा जैसे हवाई जहाज है और हवाई जहाज में नट बोल्ट हैं, वैसे ही हमारा इकोसिस्टम है। हवाई जहाज को उन्होंने इकोसिस्टम के साथ रिलेट किया, नट बोल्ट को स्पीसीज के साथ रिलेट किया, पॉपिंग को एक्सटिंक्शन के साथ, पॉपिंग मतलब चोरी को एक्सटिंक्शन के साथ रिलेट किया, और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि शुरुआती जो चोरी होंगी, जो शुरुआत में जो चोरियां होंगी वो चोरियां ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेंगी, लेकिन आगे आने वाले समय पर ये चोरियां आपके पूरे प्लेन को बर्बाद कर देंगी, इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगी। ओके, सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बाद अब हम लोग पॉपिंग की बात करते हैं। व्हाट इज़ पॉपिंग? एक्चुअली चोरी हो रही है कि नहीं, एक्सटिंक्शन हो रहा है कि नहीं,
and this is the topic, it is known as loss of biodiversity. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली क्या बायोडाइवर्सिटी का कोई लॉस है कि हम एवं ही चिल्लाए जा रहे हैं? क्या हम एवं ही कहते जा रहे हैं कि नहीं यार इस दुनिया में स्पीसीज खराब हो रही, बर्बाद हो रही है? वाकई बर्बाद हो रही हैं क्या? आओ इसका पता लगाएं। इसका पता लगाने पर ओके बेटा ज़रा बुलाओ, मुझे लगता है फिर गया ये, जल्दी बुलाओ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुकेंगे, जल्दी जाओ। ओके चलिए देखते हैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा रुकना पड़ रहा है। नहीं है कोई? बेटा कुछ देर के लिए एकदम रुक जाता है, एक लोग यहीं बैठे रहो। अभी सही चल रहा है? देखो देखो अभी रुका हुआ है। अच्छा, तो अगर यहाँ नेट गड़बड़ हुआ तो वहाँ बच्चों को दिक्कत तो नहीं होगी? तो ये भी तो बेटा नेट के सहारे ही तो टेलीकास्ट हो रहा होगा। अगर नेट कमज़ोर होगा तो टेलीकास्ट करने में भी दिक्कत होगी। अभी सही है? अब यहाँ पर लेट चल रहा है। लेट चल रहा ना? चलिए कोशिश करते हैं, इसी कंडीशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको डिले मिलेगा 1-2 मिनट का, तो आप परेशान मत होइए। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली है कि नहीं है, इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोगों के पास कुछ डाटाज है। मैंने फिर से बोला कि इस चैप्टर में डाटा बहुत है, और जो लोग भी इस डाटा को याद करने का कोई ना कोई तरीका जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। तो बोलते हैं यस, हमारे पास देयर आर मैनी एविडेंस, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, देयर आर मैनी एविडेंसेस कि बायोडाइवर्सिटी का एक्सटिंक्शन हो रहा है, यानी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन इस दुनिया में चल रहा है। वाकई स्पीसीज का बेटा एक्सटिंक्शन चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब से पैसिफिक आइलैंड के बारे में, पैसिफिक समुद्र के बारे में जानते हैं, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर, हिंदी में इसे प्रशांत महासागर बोलते हैं। अब इस पैसिफिक ओशियन में, इस समुद्र में जगह जगह पर छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप का मतलब है आइलैंड्स हैं। अब इन आइलैंड को बोला जाता था निर्जन द्वीप। कभी भी इनमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि समुद्रों के बीच में ये आइलैंड थे, तो यहाँ पर केवल दूसरे प्राणी रहते थे। ह्यूमन की अप्रोच नहीं थी, चारों तरफ से पानी घिरा हुआ था। लेकिन इन आइलैंड्स में कुछ आइलैंड ट्रॉपिक एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन आइलैंड्स। यानी ट्रॉपिकल रीजन के पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं, इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ चालू हुई। ह्यूमन एक्टिविटीज़ चालू होने का मतलब है यहाँ पर लोग आने जाने लगे। अगर यहाँ पर लोग आने जाने लगे तो यहाँ पर घर बनाने लगे, कई बार रहने लगे, मस्ती करने लगे, यहाँ पर बीचेस में घूमने लगे। तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर रहने वाली नेटिव स्पीसीज़, यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ थी, इनके एक्सटिंक्शन चालू हो गए। और यहाँ पर एक्सटिंक्शन चालू हो गए, और बोलते हैं जब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन पैसिफिक ओशियन के ट्रॉपिकल आइलैंड में चालू हुई हैं, तब से लेकर आज तक 2000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड इट इज रिकॉर्डेड। ये डाटा कहता है
कहते हैं कि जब से पैसिफिक ओशियन के जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं, ये ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन के जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स पर ह्यूमन एक्टिविटी चालू हुई। इन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लेकर, जब से ह्यूमन एक्टिविटी चालू हुई तब से लेकर आज तक 2000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एकदम एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। याद रखना, एक और छोटा सा डाटा है जो आपको भूलना नहीं है। आपको फुल फॉर्म मैंने पहले भी पढ़ाया था, IUCN। आप फुल फॉर्म जानते हैं IUCN का? इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और IUCN के 2004 के डाटा में हमने टोटल स्पीसीज बताई थी, वो आपको याद होंगी। टोटल स्पीसीज के बाद IUCN के अपने इस डाटा में उन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई है। माइंडेड, इस शब्द को याद रखिएगा, रेड लिस्ट। और ये जो रेड लिस्ट है इनकी एक बुक में है, दैट इज नोन एज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक। और ये जो रेड लिस्ट है, इट इज द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये उन स्पीसीज की लिस्ट है जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पिछले लास्ट 500 ईयर्स में। एक डाटा के अनुसार लगभग पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर पिछले 500 सालों का डाटा निकाला जाए, 500 सालों का अगर डाटा निकाला जाए, तो इन 500 सालों में 784 स्पीसीज हैज बीन एक्सटिंक्टेड। आपको मालूम है 786 कितना हॉली नंबर है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ये डाटा आपको लर्न करना है तो इससे 2 कम आप याद रखिएगा, 784। तो आपको याद रह जाएगा कि पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज दीज आर एक्सटिंक्टेड और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इन 784 स्पीसीज में प्लांट्स भी हैं। मैंने डाटा लर्न करने का तरीका आपको पहले भी बता रखा है। एनिमल्स भी हैं, और मैंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटा था, अगर आप भूले नहीं हैं। एनिमल में वर्टिब्रेट भी हैं और इनवर्टिब्रेट भी हैं। इनवर्टिब्रेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं। देखिए, मैं अपने डाटा को उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि मुझे रट्टा बहुत ज़्यादा ना मारने पड़े। देखो, पिछले 500 सालों में रेड लिस्ट जो बनाई गई है, IUCN की रेड लिस्ट, रेड डाटा बुक में, उसमें पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज इस दुनिया को छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। उन 784 स्पीसीज में कुछ प्लांट की स्पीसीज हैं, कुछ एनिमल की स्पीसीज हैं। एनिमल की स्पीसीज में भी 2 वैरायटीज़ हैं, एक है इनवर्टिब्रेट, दूसरी है वर्टिब्रेट। बोलते हैं पिछले 500 सालों में प्लांट की लगभग 87 स्पीसीज, 87 स्पीसीज हैज़ बीन एक्सटिंक्टेड। 87 स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इनवर्टिब्रेट की लगभग 359 स्पीसीज, 359 स्पीसीज लगभग जा चुकी हैं बेटा इनवर्टिब्रेट की, 359। और लगभग 338 स्पीसीज, 338 स्पीसीज इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट का मतलब है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। देखिए, इन डाटा को लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है। वर्टिब्रेट्स 338, 3 अगर आप याद करेंगे तो इनको उल्टा करके लिख देना है तो 8 बन जाता है, तो 338। ये एक जुगाड़ है लर्न करने का ताकि आपको बहुत दिनों तक याद रहे। 338, 87, 8 के बाद 7 है, 87। प्लांट की स्पीसीज 2 डिजिट में अगर आपको याद रह गई तो 8 7 87 है। इनवर्टिब्रेट आप याद ही कर लेंगे, दैट इज नोन एज 359 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट दैट हैज़ बीन एक्सटिंक्ट। और ये बेटा रेड लिस्ट में लिखा हुआ है। एक बार CPMT का क्वेश्चन आया है, मुझे याद है 2013 या 2014 का क्वेश्चन है कि जो रेड लिस्ट है, ये जो रेड डाटा बुक है, इस रेड डाटा बुक के जो रेड लिस्ट है, इस रेड लिस्ट में पेजेस किस कलर के होते हैं? तो ये क्वेश्चन था, पिंक कलर के पेजेस होते हैं। पिंक कलर के पेजेस में रेड लिस्ट बनाई गई है और उन रेड लिस्ट में बताया गया 87 स्पीसीज ऑफ प्लांट हैज़ बीन एक्सटिंक्टेड। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट की 359 और वर्टिब्रेट की 338। सीन और भी मुश्किल है, सीन इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल सीन। क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं पिछले 27 सालों में, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज जा चुकी हैं।
लास्ट 20 ईयर यानी पिछले 20 सालों में लगभग 27 स्पीसीज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। इसका मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्शन का रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 500 सालों में 784 तो अभी स्लो था, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज, हर साल लगभग एक से ज़्यादा स्पीसीज गई, 20 साल में 27, 500 सालों में 784 स्पीसीज, यानी ये हालत बहुत ख़राब है। और इन स्पीसीज़ में कुछ स्पीसीज़ के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैं स्पीसीज़ बताता हूँ, पहले इसे पढ़ाइए। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। पहला एविडेंस है पैसिफिक ओशियन के आइलैंड से। पैसिफिक ओशियन के आइलैंड में जब से ह्यूमन एक्टिविटी चालू हुई तब से लेकर आज तक 2000 स्पीसीज इस दुनिया से जा चुकी। इसके अलावा IUCN का अपना एक डाटा है। IUCN के 2000 डाटा के अनुसार पिछले 500 सालों में, याद रखना पैसिफिक आइलैंड में कोई 500 सालों वाली बात नहीं थी, जब से चालू हुआ तब से लेकर 2000 है। और ये IUCN का डाटा जब से चालू हुआ ह्यूमन एक्टिविटी तब से नहीं है, तब से है जब से 500 साल। 500 साल में 784 स्पीसीज जा चुकी हैं। 784 स्पीसीज में प्लांट की 87 स्पीसीज जा चुकी हैं, इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एनिमल में इनवर्टिब्रेट की 359 और वर्टिब्रेट की 338 जा चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और सीन और भी पेनफुल है कि पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। और जो रीसेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन है, जो बहुत पास की स्पीसीज का एक्सटिंक्शन है, रीसेंट स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन है, उनका एक बेटा डाटा है। जैसे ये डाटा बहुत बार पूछा जाता है, बोलते हैं डोडो नाम की एक बर्ड है, एक पक्षी है डोडो। डोडो नाम का पक्षी मॉरिशस से ख़त्म हो चुका है। पहले ये मॉरिशस में पाया जाता था, मॉरिशस नाम के कंट्री में से बेटा डोडो नाम का बर्ड इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इसके अलावा क्वागा नाम का प्राणी, इट इज़ क्वागा, ये अफ्रीका से जा चुका है, यानी अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हो चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो डोडो फ्रॉम मॉरिशस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन नाम का जो प्राणी है, इट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा स्टिलर्स सी काउ, ये मेंटिस इसका दूसरा नाम है। सी काउ इट इज मेंटिस, दैट इज मैमल। ये बेटा स्टिलर सी काउ रसिया से जा चुका है, रसिया से ख़त्म हो चुका है। याद रखना, डोडो से जो रीसेंट एक्सटिंक्शन हुआ है, डोडो का रीसेंट एक्सटिंक्शन हुआ है मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से ख़त्म हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से थाइलासीन ख़त्म हो चुके हैं, और रसिया से स्टीलर सी काउ ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और सीन इंडिया में भी कमज़ोर नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारी स्पीसीज़ गई हैं, लेकिन इंडियन स्पीसीज़ में जो डाटा हमारी बुक में है, इट इज़ सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर, नॉट द स्पीसीज़ बल्कि सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर्स की कुछ सब स्पीसीज़ इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं, इस इंडिया को छोड़ के जा चुकी हैं। इनमें से 3 सब स्पीसीज़ हैं। एक बाली, प्लीज़ इसे बली मत पढ़िएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों इंडिया का नाम आते ही से आप बली पढ़ने लगते हैं। इट इज़ नॉट बली, नॉट पावरफुल, इट इज़ बाली। बाली एक जगह का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, ये कॉन्टिनेंट मलेशिया, इंडोनेशिया, उधर की जगह पर है बाली नाम की जगह। तो बाली नाम की जगह पर हमारी सब स्पीसीज़ का नाम रखा गया बाली। इसके अलावा जावन, कुछ लोग इसे जवान पढ़ते हैं, प्लीज़ इसे जवान मत पढ़िएगा, नो इट इज़ नॉट जवान, कि ये बाली हो गया, ये जवान हो गया, जवान नहीं है, जावन। जावन मतलब फ्रॉम जावा, जावा नाम की जगह है, वहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ की ये सब स्पीसीज़ बिलोंग करती थी, इंडिया में थी। तो बाली नाम की सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर जा चुकी है, जावन नाम की भी सब स्पीसीज़ ऑफ टाइगर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा कैस्पियन नाम की सब स्पीसीज़ भी इस दुनिया को एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो याद रखना, ये कुछ रीसेंट बेटा एक्सटिंक्शन है जो आपको याद रखने हैं, और इनको भूलिएगा मत। याद रखने के बड़े अच्छे तरीके हैं, आप लोग को मैंने पढ़ाए दिए हैं। तो रीसेंट स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन में मॉरिशस से चली गई डोडो, अफ्रीका से चला गया क्वागा, ऑस्ट्रेलिया से चला गया थाइलासीन, चला गया मतलब एक्सटिंक्ट हो गया, और रसिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है स्टीलर सी काउ। इंडिया में 3 सब स्पीसीज़ टाइगर की पाई जाती थी, टाइगर अभी भी पाए जाते हैं, लेकिन ये 3 सब स्पीसीज़ नहीं पाई जाती। एक है बाली,
दूसरा जावन, तीसरा कैस्पियन, और बाली, जावन और कैस्पियन नाम की सब स्पीसीज इंडिया से जा चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बोलते हैं मामला यही नहीं रुका, जो मर गया, जो एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो तो वापस नहीं आ सकता। डायनासोर अब दुनिया में वापस नहीं आ सकते, गए, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डोडो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब नहीं वापस आ सकती, लेकिन जो बचे हैं उन पे भी खतरा है। तो याद रखना, IUCN ने बची हुई स्पीसीज की भी एक लिस्ट बनाई है, एंड उनको लिस्ट किया है थ्रेटेंड स्पीसीज में। थ्रेटेंड स्पीसीज में, थ्रेटेंड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं, दीज आर वल्नरेबल, दीज आर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। याद रखना, IUCN ने जैसे एक रेड डाटा लिस्ट बनाई थी, रेड डाटा लिस्ट में उन्होंने उनका नाम लिखा था जो इस दुनिया में बचे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन थ्रेटेंड स्पीसीज की भी एक लिस्ट है जो इस दुनिया में हैं, फिलहाल हैं, लेकिन अगर बेटा मेजर नहीं लिए गए, अगर हमने उन्हें नहीं बचाया, तो वो बचने वाले नहीं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और ऐसी स्पीसीज की जो लिस्ट बनाई गई है उन्हें बोला गया है थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट। और थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट में इन्होंने कुछ सब कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कुछ कैटेगरी का नाम है रेयर। रेयर को ही हम लोग बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक वो स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर जगह पर रहती हैं, अगर वो जगह नहीं बची तो ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। जैसे कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में कंगारू हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ गड़बड़ हुआ, तो बताओ इस दुनिया में कंगारू बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, इसलिए कंगारू पे खतरा है। यानी रेयर वो चीजें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है लो रिस्क। ये वो स्पीसीज हैं जो दुनिया में हैं, अबंडेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा इन पे रिस्क चालू हुआ है, थोड़ा थोड़ा रिस्क चालू हुआ है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। लो रिस्क के बाद है वल्नरेबल। वल्नरेबल वो प्राणी हैं जिनका रिस्क लो रिस्क से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर नहीं है। वल्नरेबल के बाद एक लिस्ट आती है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड वो स्पीसीज है जो बहुत खतरे के निकट हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया तो मुश्किल होने वाली है। और इंडेंजर्ड के बाद एक सब कैटेगरी आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब मैं आपको इन सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक प्राणी का नाम लेता हूं। अब एक प्राणी का नाम मैं इन सारी अवस्थाओं से गुजरता हुआ आपको दिखाता हूं। रेयर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रेयर पर्टिकुलर किसी स्पेस की, किसी पर्टिकुलर जगह की है। अब ऑस्ट्रेलिया में है कंगारू तो हैं। बस इन सारी स्टेज से गुजरता हुआ मैं आपको वल्चर की कहानी सुनाता हूं। वल्चर, इसे हम लोग गिद्ध के नाम से जानते हैं। मैं अपने बचपन में जानता हूं इनकी कमी इंडिया में नहीं थी। वल्चर धीरे धीरे लो रिस्क कैटेगरी में गए, धीरे धीरे वल्चर का नंबर कम होने लगा। लो रिस्क से फिर वो वल्नरेबल हुए, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड हुए, और आजकल क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं वल्चर्स। गिद्ध आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ के देखिएगा, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर मैं बोलूं स्पैरो, ऑल दो क्रिटिकली इंडेंजर्ड अभी नहीं हुई है, लेकिन गौरैया हमारे घरों में रहा करती थी, इतनी अबंडेंट थी कि हमारे घरों में रहा करती थी। हर घर में 2, 4, 10 घोंसले गौरैया के हुआ करते थे। लेकिन आज गौरैया लो रिस्क से होते हुए, वल्नरेबल से होते हुए इंडेंजर्ड कैटेगरी तक पहुंच गई। कभी कभी डर है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुई और इस दुनिया से जा सकती है। बहुत सारे गाने बने, लोगों ने बनाए कि भैया इस आजकल स्पैरो प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी चले, लोग घोंसले लेकर के अपने घरों में स्पैरो के घोंसले बना रहे। पर याद रखिए, इस तरीके से IUCN ने भी एक लिस्ट बनाई है कि भैया जो रेयर है उनको वहीं पर बचा लो जहां पर हैं, जो लो रिस्क है उन पे ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसे बताओ? क्रिटिकली इंडेंजर्ड को, इन सब लोगों को बचा लो। और इस स्पीसीज में, इस थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में उन्होंने 15,500 प्राणियों को, 15,500 स्पीसीज को इंक्लूड किया है। 15,500 स्पीसीज को इंक्लूड किया है। और इन इंक्लूजन में, 15,500 इंक्लूजन में
आपको बताया गया है कि 12% स्पीसीज आर ऑफ ऑल बर्ड्स, फ्रॉम ऑल बर्ड्स, सारी की सारी पक्षियों में से 12% पक्षी ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड इस थ्रेटेंड लिस्ट में आए हैं। 12% के बाद एक डाटा है आपके पास 23% ऑफ द टोटल मैमल, 23% स्पीसीज ऑफ टोटल मैमल, सारे मैमल्स की लगभग सारे मैमल्स अगर लिखे जाएं उनमें से 23% मैमल की स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं। इसके अलावा अबाउट 32% स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, ऑल एम्फीबियन, बाकी सारे एम्फीबियंस में से लगभग 32% स्पीसीज ऐसी हैं जो बेटा थ्रेटेंड है, जिन्हें खतरा है, और लगभग 31% स्पीसीज ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म, सॉरी ऑल जिम्नोस्पर्म, ये आप इसे सुधारिए, ऑल जिम्नोस्पर्म की लगभग 31% स्पीसीज हैं जो खतरे में हैं। ये आज ख़त्म नहीं हुई है लेकिन इन्हें खतरा है, और तब आपकी बुक बोलती है कि खतरा हर स्पीसीज की, हर कैटेगरी में इक्वल नहीं है। आपने देखा सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है? एम्फीबियन, इसलिए एम्फीबियंस आर मोर वल्नरेबल, और इनका मोर वल्नरेबल होना जायज़ भी है क्योंकि ये पानी में और ज़मीन में दोनों जगह अपनी लाइफ बिताते हैं, और अगर बेटा दोनों जगह में कोई भी जगह ख़राब हुई, लैंड या वाटर, इन पे सबसे ज़्यादा खतरा आता है। तो याद रखना इन स्पीसीज़ को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो खतरा हर जगह बराबर नहीं है, अलग अलग है, और इन खतरों से लड़ने की समय है हमारे पास। क्यों ना इन स्पीसीज़ को बचाया जाए, और इन स्पीसीज़ को बचाने के लिए इस लिस्ट को एक बार याद करिए। चलिए, तो IUCN की एक थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। थ्रेटेंड मतलब जिनको खतरा है कि मर जाएंगे, प्रोन टू एक्सटिंक्शन है अगर इन पे बचाया नहीं गया। और इनमें क्या क्या इंक्लूड है? पहला इंक्लूजन है रेयर का, एंडेमिक लोगों का, दूसरा लो रिस्क, तीसरा वर्नरेबल, चौथा इंडेंजर्ड, पांचवा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और इन सारी चीज़ों से होते हुए मैंने एक प्राणी को गुजरते हुए देखा है। खैर, इन इंक्लूजन में लगभग 15,500 स्पीसीज हैं। इन 15,500 स्पीसीज में 12% तो स्पीसीज हैं बेटा जो कि बर्ड्स की हैं, 23% स्पीसीज ऑफ ऑल मैमल्स की हैं, 32% स्पीसीज ऑफ ऑल एम्फीबियंस की हैं, एंड 31% स्पीसीज ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म की है। एक अजीब सा बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन हमसे बच्चे पूछते हैं, वो क्या है? जरा वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। वो बोलते हैं 12% हो गया सर, ओके, 23% हो गया, 32 हो गया, 31 हो गया, प्लीज़ इसे जोड़ दीजिए। मैं जोड़ता हूँ, 3 2 5 2 7, ओके, 1 8, 3 2 5 2 7 1 8, 3 3 6 2 8 1 9, 98। बोलते सर 98% ही तो हुआ, 2% कहाँ गया? तब मैं कहता हूँ आपने 12% को, 23% को, 32% और 31% को सही से समझा ही नहीं। ये 15,500 के डाटा में से 12% नहीं है, ये 15,500 के डाटा में से 23% नहीं है, बल्कि 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स इस दुनिया में हैं उन बर्ड्स का 12% है जो एक्सटिंक्शन के कगार पर। अब आप NCERT की लाइन को समझने की कोशिश करिए। 23% ऑफ ऑल मैमल्स, ये 15,500 में नहीं है, ऑल मैमल में से 23% मैमल ऐसे हैं जो बड़ा इंडेंजर्ड कंडीशन में। नाउ 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन, बाकी सारी एम्फीबियन में जो 32% एम्फीबियंस हैं इनकी हालत खराब है। यस, लेकिन उनमें से, उन खराब हालत वालों में से हमने सारी स्पीसीज नहीं उठाई हैं, उन खराब हालत वालों में से हमने 15,500 स्पीसीज उठा ली। इन खराब वाले, इन 12, 23, 32, 31% जिम्नोस्पर्म, इनमें से हमने कुछ स्पीसीज उठा के रख दी हैं जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 15,500। और इन 15,500 स्पीसीज को हमें अभी तुरंत बचाना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बचाया तो बड़ी मुश्किल है, ये बड़े मुश्किल कंडीशन में गुजर रही हैं और इनका एक्सटेंशन बहुत संभव है कि बहुत जल्दी हो जाए।
ओके, तो अब आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। इस खतरे को और घनी तरीके से और मुश्किल तरीके से बताने का एक तरीका उन्होंने और भी बोला है। बोलते हैं जब से लाइफ ओरिजिनेट हुई इस धरती पे, लाइफ ओरिजिनेट की हिस्ट्री है मोर देन 3 बिलियन ईयर एगो की। हम लोग जानते हैं लगभग 3 बिलियन ईयर एगो पहले कभी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी इस धरती पे। तो बोलते हैं लाइफ जब से ओरिजिनेट हुई धरती पर, ये रही धरती, इस धरती पर महाप्रलय आई हैं कई बार। हमारे बड़े बूढ़े अक्सर एक कहानियों में सुनाते हैं महाप्रलय। इन महाप्रलय को हम लोग बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। या फिर इसी को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। और बोलते हैं धरती कई बार महाप्रलय से गुजरी है, और बोलते हैं एक्चुअली 3 बिलियन ईयर एगो में लगभग 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 5 बार धरती प्राणियों से लगभग खाली हुई है। लगभग खाली का मतलब बिल्कुल खाली नहीं हुई है। लगभग खाली का मतलब है ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज, महाप्रलय का ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते होते हो गई। ऐसा हुआ कि लगभग सारी स्पीसीज एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गई और ऑलमोस्ट सारी स्पीसीज इस दुनिया से खत्म हो गई। 5 बार ऐसा पहले हो चुका है, और बोल रहे अब की बार जो होगा ये 6 मास एक्सटिंक्शन होगा। 6 यानी अब ये जो मास एक्सटिंक्शन आने वाला है या जो चल रहा है ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन होगा। यानी आने वाले समय पर हम लोग फिर धरती में से स्पीसीज से खाली हो जाएंगे। और बोल रहे जिन लोगों को लगता है ये होगा वो लोग बेवकूफ़ है। एक्चुअली ये मास एक्सटिंक्शन इज कॉन्टिन्यू, चल रहा है। ये मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, 6ठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। और बोल रहे ये जो 6ठा मास एक्सटिंक्शन है इट इज 100 to 1000 टाइम फास्टर देन अर्लियर वन। यानी जो ये 5 मास एक्सटिंक्शन हुए, 5 महाप्रलय हुई हैं, इन 5 महाप्रलय में से हर महाप्रलय से लगभग 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। तो हालत और खराब है। पहले 5 बार खाली हो चुके हो, लेकिन वो स्लो खाली हुए थे, धीरे धीरे खाली हुए थे। अब की बार उन महाप्रलय से ज्यादा 100 से 1000 गुना तेजी से प्रलय आ रही है। और बोल रहे यकीन मानिए एक डाटा के अनुसार अगले 100 सालों में, नेक्स्ट 100 ईयर्स में, यानी आने वाले 100 सालों में हम अपनी हाफ स्पीसीज, हाफ डाइवर्सिटी को खत्म कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ये लॉस हो चुकी होगी, इसको हम लोग लॉस कर चुके होंगे। बोले इतनी तेजी से चल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अगर इतनी तेजी से चल रहा तो फिर हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अरे पगले, अगर हमारे ऊपर फर्क जानना है तो टिलमैन को याद करो। बोलते हैं अगर ये 6 मास एक्सटिंक्शन आ गया तो स्टेबिलिटी धराशायी हो जाएगी, स्टेबिलिटी वीक हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, यानी पूरे दुनिया के इकोसिस्टम लॉस हो जाएंगे। और स्टेबिलिटी लॉस होने के क्या क्या क्राइटेरिया थे? यस, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये भी लाइन सुनिए, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएंगे, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर बाय ईयर, ये इंक्रीज हो जाएगा। अब कुछ लोग मेरी बातों को केवल सुन रहे, लिख रहे, समझ नहीं रहे। ध्यान से सुनो, मैंने बोला था स्टेबल वो जिसकी प्रोडक्टिविटी साल दर साल वैरी ना करे, लेकिन ये होने पर प्रोडक्टिविटी साल दर साल बहुत वैरी करेगी, मोर वेरिएशन होने लगेंगे। और मोर वेरिएशन होने लगे इसका मतलब ये हमारी चीज़ कैसे होने लगेगी? अनस्टेबल होने लगेगी। तीसरा, लेस रेजिस्टेंट होगा,
टू डिस्टरबेंस। हमारा इकोसिस्टम डिस्टरबेंस को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब की बार बाढ़ आएगी, अब की बार अर्थक्वेक आएगा, अब की बार सूखा आएगा, तो बहुत तेजी से हम बर्बाद होंगे। यानी जो बर्बाद होने का रेट है ये बढ़ते बढ़ते एक्सेलरेट कर जाएगा और एक दिन अचानक हम लोग सारी दुनिया में स्पीसीज से खाली हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आपकी बुक में दोबारा लिखे हैं। आप पेज नंबर, मेरे कहने पर पेज नंबर 264 के कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लास्ट के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ें। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस, okay, lower resistant to environment perturbations such as drought, increase variability भी बेटा increase कर जाएगी in the productivity, water use etc. देखिए कहाँ तक कहानी लेकर के आ गए। अगर हम लोग यहीं पर रुक करके थोड़ा याद करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया, रिमाइंड करते हैं, बिना देखे रिमाइंड करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को रिमाइंड करते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के एविडेंसेस सबसे पहले हमने कहाँ से लिए? प्रशांत महासागर के द्वीपों से, पैसिफिक आइलैंड के, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड से। और बोले जब से ह्यूमन एक्टिविटी चालू हुई तब से उन पैसिफिक आइलैंड में लगभग 2000 स्पीसीज जा चुकी। ओके, फिर बताइए IUCN का 2004 का डाटा याद आया आपको? IUCN के 2004 के डाटा के अनुसार हमने एक लिस्ट बनाई है, रेड लिस्ट। और रेड लिस्ट बेटा जिस बुक में, दैट इज नोन एज रेड डाटा बुक, और उस रेड डाटा बुक में हमने 784 स्पीसीज का वर्णन किया। कितने सालों में? टोटल सालों में नहीं, 500 सालों में। और उन 500 सालों में जो 784 स्पीसीज गई उनमें से प्लांट भी गए, एनिमल भी गए। और एनिमल दो प्रकार के, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। अब बताओ प्लांट की कितनी स्पीसीज गई? 87 गई। इनवर्टिब्रेट की कितनी गई? 359। और वर्टिब्रेट की कितनी गई? 338। ये स्पीसीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं भाई। You got my point? इसके बाद मैंने बोला सिनेरियो और मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पिछले 20 सालों में 27 स्पीसीज हम लोगों ने गंवा दी। और फिर हमने रिसेंट बेटा एक्सटिंक्शन के नाम बताए। मॉरिशस से बोलिए डोडो, ओके, अफ्रीका से क्वागा, यस। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया से थाइलासीन, इसके अलावा रसिया से स्टेलर सी काउ, दैट इज मैंटिस। और इसके अलावा मैंने बताया आपको इंडिया से सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, 3 सब स्पीसीज, बाली, जावन और कैस्पियन। वेरी गुड, ये 3 स्पीसीज हैं जो आपकी इंडिया से जा चुके हैं। फिर मैंने बोला कि यही नहीं कि स्पीसीज खत्म हो गई, देयर आर सम थ्रेटेंड स्पीसीज। प्लीज इसे पूरा करिए। थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी बनाई, बोलिए रेयर, लो रिस्क, यस, रेयर, लो रिस्क, वर्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, 5। और इन 5 में से कितनी स्पीसीज हमने काउंट की? 15,500। और 15,500 स्पीसीज में क्या क्या रेशियो आया? 12% बर्ड्स, 23% मैमल, मैमल को उल्टा करो, 23 का उल्टा आगे वाला पीछे कर दो, 32% एम्फीबियन, और 31% कौन आया? जिम्नोस्पर्म। और बोले सब हो रहा तो क्या हो रहा? हम लोग मास एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे। 5 महाप्रलय पहले आई हैं, ये 6ठी महाप्रलय है और इस 6ठी महाप्रलय की तरफ बढ़ रहे। और ये महाप्रलय आसान नहीं है, ये लगभग 100 गुना, 1000 गुना तक फास्टर है। और ऐसा हुआ तो अगले 100 सालों में, केवल 100 सालों में, जब तक आप बूढ़े हो रहेंगे तब तक आप इस दुनिया की आधी स्पीसीज को मरता हुआ देख लेंगे। और बोले अगर मर भी गई इतनी स्पीसीज तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, और डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी को बताने वाले मानक कम हो जाएंगे। याद करो मानक, प्रोडक्टिविटी कम, वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, और बेटा किसी भी ओकेजनल डिस्टरबेंस को रोक पाएंगे हमारे इकोसिस्टम की? नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। तो करें क्या? इस बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। और इसे बचाएंगे कब? जब हमें मालूम चलेगा कि ये बायोडाइवर्सिटी किन वजह से खराब हो रही है। तो आओ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगर हमें कारण पता चल जाए कि किन कारण की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी इस दुनिया से खत्म होती जा रही है तो उन कारण को हम रोक दें। और अगर हम लोग कारण को रोक देंगे तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होना
बंद हो जाएगी, यानी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना बंद हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में देयर आर सो मैनी कॉजेज, बहुत सारे कॉज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने में हेल्प कर रहे हैं, यानी जो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इन सो मैनी कॉजेज में 4 मेन कॉजेज हैं, 4 मुख्य कॉज हैं, 4 मुख्य कारण हैं जो हम लोगों ने निकाल के रखे हैं। चूंकि ये 4 हैं इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब 4 लोग। और ये जो 4 बातें हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, अच्छे काम नहीं है, गंदे काम है। और गंदे कामों को हम लोग नाम देते हैं एविल। तो याद रखना, दीज आर नोन एज एविल क्वार्टेट। एविल क्वार्टेट का मतलब 4 लोगों का, 4 गलत लोगों का समूह या 4 गलत बातों का समूह। इन 4 गलत बातों के समूह की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। और वो 4 कौन सी मुख्य गलत बातें हैं, उन चारों बातों को पहले इनलिस्ट कर लेते हैं। पहली मुख्य बात है, सबसे मेन मुख्य बात है, इट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या है, मैं एक एक करके आपको पढ़ाता जाऊंगा, चिंता मत करिएगा, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। पहले एविल क्वार्टेट के चारों लोग, क्वार्टेट का मतलब 4 बातें जिनकी वजह से लॉस हो रही है डाइट्स, उन चारों बातों को लिख लें। पहली बात है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके। तीसरा कारण है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, बाहरी स्पीसीज का इकोसिस्टम में घुस जाना, दैट इज नोन एज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और चौथा बड़ा कारण है को एक्सटिंक्शन। और इन चारों कारण को, चारों लोगों के ग्रुप का नाम है क्वार्टेट। और ये जो क्वार्टेट हैं, ये अच्छा काम कर रहा है कि खराब? ये खराब काम कर रहे हैं। कौन सा काम खराब कर रहे हैं? ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम हमने रखा है एविल क्वार्टेट। और इन एविल क्वार्टेट को एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप लोग समझते जाएंगे। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में से बहुत सारे कारण हैं, केवल 4 कारण नहीं है। कोई बोले 4 ही कारण है, नहीं, बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत सारे कारण में से 4 कारण मैंने 4 कॉजेज बाहर निकाले और इन चारों कॉजेज को नाम रखा एविल क्वार्टेट। और इन एविल क्वार्टेट के नाम है, पहला हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेजन और चौथा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन। अब एक एक करके मैं चारों को पढ़ाता हूं। पहला है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। सबसे पहली बात, व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज लिविंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना लिविंग प्लेस होता है जिसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। अब प्लीज हैबिटेट से एसोसिएटेड 2 शब्द और पढ़िए जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, ध्यान से देखिए। हैबिटेट से जुड़े हुए 2 और शब्द, नॉट ओनली हैबिटेट, हैबिटेट से रिलेटेड, नॉट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ हैबिटेट, मैं पहले से बता दूं, दीज आर रिलेटेड विद द हैबिटेट। इनमें से एक बेटा पार्ट है टेरिटरी, टेरिटरी, और दूसरा पार्ट है होम रेंज। इन दोनों को समझ लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक्चुअली क्या है। हैबिटेट वो जगह है जहां पर कोई भी प्राणी रह रहा, जैसे हम अपने घर में रह, तो वो हमारा लिविंग प्लेस है हैबिटेट। लेकिन हैबिटेट से रिलेटेड 2 पार्ट है, वन इज नोन एज टेरिटरी। टेरिटरी इज द प्राइवेट पार्ट ऑफ द प्राइवेट प्लेस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म।
आपने देखा होगा शेर गुफा में रहता है, ओके, लेकिन शेर जंगल में भी रहता है। दो बातें हो गई। शेर का हैबिटेट, मैंने बोला टाइगर, टाइगर का हैबिटेट है जंगल। आपने बोला सर ठीक है जंगल है, लेकिन जंगल में एक प्लेस है केव। तो जो केव है जंगल की, दैट इज द प्राइवेट प्लेस ऑफ दैट टाइगर, और वो उसकी टेरिटरी है, ओके। बाकी जंगल में वो नदी तक भी जाता है, रिवर तक जाता है, ओके। इसके अलावा वो प्रिडेशन करने के लिए पूरे जंगल में घूमता है। तो इस पूरे जंगल में जहां जहां पर भी वो घूम सकता है, दैट इज नोन एज होम रेंज। टोटल जंगल इज अ होम रेंज फॉर द टाइगर, ओके, होम रेंज फॉर द टाइगर। लेकिन प्राइवेट प्लेस इज नोन एज टेरिटरी। अब आप कह दें कि जिस समय जंगल में शेर जा रहा है तो वो अपनी टेरिटरी को छोड़कर होम रेंज में जा रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी होम रेंज में हाथी की टेरिटरी आती हो, एलिफेंट की टेरिटरी आती हो। यानी हाथियों ने अपना एक समूह बना रखा है, वो एक जगह पर रहते हैं, और हाथी जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर शेर का होम रेंज आ रहा, और शेर यहां पर आया, तो अब हाथी इस टेरिटरी का बचाव करेंगे। टेरिटरी को बचाने के लिए, टेरिटरी को मार करने के लिए आपने कई बार देखा है कि ऑर्गेनिज्म, मैमल्स यूरिनेशन करते हैं। आप लोगों ने डॉग्स में देखा होगा कि दे यूरिनेट, यूरिन करते हैं वो जगह जगह पर, यूरिनेट करके वो जगह जगह पर, आसपास के खंभों पर, आसपास की जगहों पर यूरिनेट करके वो ये सूचना देते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को कि दिस इज माय टेरिटरी, यहां पर मत आइएगा। और याद रखिए, किसी दूसरे मोहल्ले का डॉगी कभी इस मोहल्ले के डॉगीज के बीच में आ जाता है तो ये डॉगी क्या करते हैं, डॉग क्या करते हैं, उन्हें भगाते हैं। इसका मतलब वो अपनी टेरिटरी को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो याद रखना, हैबिटेट से रिलेटेड है चीजें, दो चीजें, वन इज टेरिटरी, दूसरा क्या है, होम रेंज। अब आप कहेंगे सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की टेरिटरी ही बहुत बड़ी है, टेरिटरी ही बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टेरिटरी है, वो बहुत बड़ी टेरिटरी में रहता है। टेरिटरी का मतलब है उसका प्राइवेट प्लेस ही बहुत बड़ा है, घूम घूम करके बहुत जगह पर रहता है, लार्ज टेरिटरी है, और इस लार्ज टेरिटरी में वो अपना प्राइवेट प्लेस मानकर रह रहा है। और टेरिटरी में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है बहुत रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, उसने उसको बता रखा है कि यहां पर मेरा इलाका है। और अगर हमने ये टेरिटरीज, ये हैबिटेट बर्बाद करना चालू कर दिया, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने आपके हैबिटेट को लॉस करना चालू कर दिया, हैबिटेट को बेटा खत्म करना चालू कर दिया, टेरिटरीज को खत्म करना चालू कर दिया, बताइए वो जानवर रहेगा कहां। जब वो रहेगा नहीं तो वो क्या करेगा, अपनी टेरिटरीज को छोड़कर भागेगा, क्योंकि इन टेरिटरीज पर आपने, इन जंगलों पर आपने काटना चालू कर दिया। अब जंगल कटने लगे तो अब टाइगर क्या करेंगे, जंगल छोड़कर भागेंगे। लेट सपोज टाइगर का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। टाइगर अपने जंगल में रह रहा था और जंगल कटने लगे, जंगल का होने लगा डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो बताओ उन्हें टेरिटरी छोड़ के भागना पड़ेगा, अपना होम रेंज छोड़ के भागना पड़ेगा, और वो सिटीज में आएंगे। और जैसे बेटा टाइगर सिटी में आएंगे, बताइए इन टाइगर को आप छोड़ेंगे कि मार देंगे, मार देंगे। इसका मतलब इन टाइगर का चालू हो जाएगा प्रिडेशन, और अगर प्रिडेशन चालू हो गया तो इनका चालू हो जाएगा एक्सटिंक्शन। यकीन मानिए हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ये मेन कॉज है स्पीसीज, मेन कॉज है स्पीसीज एक्सटिंक्शन का। आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन आप सोचिए, अभी मैंने स्पैरो का एग्जांपल बताया था। हमारी एक्टिविटी की वजह से स्पैरो इस दुनिया से चली गई। क्यों चली गई, जाने वाली, गई नहीं, जा सकती है। क्यों, क्योंकि स्पैरो एक बहुत छोटी बर्ड है, स्मॉल बर्ड, और ये स्मॉल बर्ड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ही रह सकती है, क्योंकि ये बाहर अकेली गई, इसे बड़ा पक्षी मार देगा। छोटी पक्षी है, इसे बड़ा पक्षी मार देगा। अब इसने क्या किया, इसने ह्यूमन टेरिटरी के अंदर अपना घर बना लिया, तो ये आदमियों के साथ, ह्यूमन के साथ 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 रहने लगी। तो ह्यूमन के साथ रहने का फायदा क्या है, बड़े पक्षी यहां तक घरों में घुस नहीं पाए और ये बच गई। अब हमने क्या चालू किया,
हमारी थी स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान, क्लीनिनेस। क्लीन हाउस के चक्कर में हम लोग इन बेटा गौरैयों का, इन स्पैरोज का क्या करने लगे, घोंसला फेंकने लगे उठा उठा कर। अगर हम इसका घोंसला उठाकर बाहर फेंकने लगे तो हमने इसका क्या कर दिया, हैबिटेट लॉस। और जब हैबिटेट लॉस हो गया तो बेचारी क्या करेगी, वो आपके घर को छोड़कर बाहर जाएगी, और जैसे बाहर जाएगी कोई बाज, कोई पक्षी, कोई चील उसका क्या करेगा, प्रेडेशन, और ओपन में इनका सरवाइव करना मुश्किल होता गया। हमारे घरों के फैन, ये हमारे घरों में घोंसलों में रहती थी, पंखे, ये जो पंखे चलते, जब वो उड़ती थी तो इन पंखों से टकरा के मरने लगी, तब भी इसकी वजह से भी वो हमारे घरों को छोड़ के जाने लगी। इसीलिए गाँव में जहाँ पंखे नहीं है, छप्परों में अभी भी गौरैया मिल जाएगी, लेकिन हमारे घरों के अंदर उसने, गौरैया ने घोंसला बनाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पर उसका आपने हैबिटेट लॉस करना चालू कर दिया। और हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा कारण है मास एक्सटिंक्शन का, किसी भी स्पीसीज के मास एक्सटिंक्शन का। और मैंने कहा जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उतना ज़्यादा मुश्किल में आएगी स्पीसीज। अब किसी ने कहा बड़ी टेरिटरी को 2 भागों में काट दिया, यानी जंगल के बीचों बीच आपने एक रोड निकाल दी है, जंगल के बीचों बीच आपने एक रोड बना दी। रोड बना दी तो जिसका हैबिटेट बड़ा था उस हैबिटेट को 2 फ्रेगमेंट में आपने तोड़ दिया। दैट इज नोन एज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अब होता क्या था, हाथी इस कोने से इस कोने तक आते थे माइग्रेशन करके, बहुत दूर नहीं जाते थे। अभी तक तो वो जब आते थे तब तक रोड नहीं थी, अचानक यहाँ रोड बन गई। बताइए जो एलिफेंट एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे थे उनके हैबिटेट में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। अब इन हाथियों का शिकार होने लगेगा, पोचिंग होने लगेगी, हाथी दांत के लिए उन्हें मारा जाने लगेगा। और बताइए क्या ये बढ़ेंगे कि कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और आपको मालूम है हमारी इंडिया का ग्रिम सिनेरियो, हमारे यहाँ टाइगर क्यों मारे जा रहे हैं और टाइगर का नंबर क्यों कम होता जा रहा? इन्हीं वजह से। पहली वजह है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए हम लोगों ने जंगल बचाओ अभियान चालू किए। अब हमें टाइगर देखने के लिए जिम कॉर्बेट जाना पड़ता है क्योंकि वो जंगल अभी सुरक्षित। तो पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट क्या है उसको पहले समझे। हैबिटेट इज लिविंग प्लेस। उससे रिलेटेड 2 चीजें हैं, टेरिटरी एंड होम रेंज। होम रेंज में आप जा सकते हैं, ये आपका प्राइवेट प्लेस नहीं है। होम रेंज कैन बी ओवरलैप्ड। 2 प्राणियों की होम रेंज ओवरलैप कर सकती। नदी एक होम रेंज में आती है, हाथी भी आ सकता है, टाइगर भी आ सकता है। लेकिन गुफा टेरिटरी है, इसका मतलब टेरिटरी कैन नॉट बी ब्रीचेस। इसको ब्रीच नहीं किया सकता, इसको ओवरलैप नहीं किया सकता। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्राणियों के टेरिटरी में घुस करके उन्हें मार रहे हैं, उनकी टेरिटरी को ख़राब कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को ख़राब कर रहे हैं, और हैबिटेट ख़राब होने की वजह से उनका लॉस हो रहा है। अब इतनी कहानी के बाद इन्होंने कुछ डाटा दिया। बोलते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, एक समय पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे वो पूरी अर्थ में लगभग 14% लैंड एरिया में थे। यानी फुल अर्थ का 14% लैंड एरिया कवर करते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और आजकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगभग 6% रिमेन्ड है, यानी लगभग 6%, ऑलमोस्ट 6% लैंड एरिया में ही रह रहे। आप कहेंगे सर 14% से लेकर 6% कैसे बचना हुआ? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई चालू हुई, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ कटने लगे। बोलते हैं इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में से एक नाम मैंने पढ़ाया था, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। बोलते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की हालत और ख़राब होती जा रही है। कहते हैं हर 2-4 घंटे के अंदर, हर 2 से 3 घंटे के अंदर लगभग 1000 हेक्टेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगभग हर 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इनको काट क्यों दिया जाता है? अगला क्वेश्चन ये होता है क्यों काट रहे सर, ऐसा क्यों कर रहा है ह्यूमन बीइंग? आपको माने ये लोग सोयाबीन की खेती करने के लिए, सोयाबीन एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पर फार्म बना रहे हैं, यानी जंगलों को काट कर खेत बनाए जा रहे हैं ताकि सोयाबीन की खेती हो सके, या फिर जंगलों को काट कर ग्रास लैंड बनाए जा रहे हैं। तो बोले घास के मैदान क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि ग्रेजिंग कैटल्स, जो हम लोगों ने जानवर पाले हैं, गाय पाली है, उनको ग्रेज करने के लिए जगह मिल जाए, घास खाने के लिए जगह मिल जाए। तो बताइए हम लोग जंगलों को काट कर उनमें खेती कर रहे हैं,
जंगलों को काट कर हम ग्रास लैंड बना रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे तो बताइए स्पीसीज़ का गेन होगा कि लॉस होगा? बहुत तेज़ी से लॉस होगा। और इसीलिए हैबिटेट लॉस होने की वजह से स्पीसीज़ का एक्सटिंक्ट होना, इट इज़ अ मेन कॉज। और आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कोई भी स्पीसीज तभी बेटा मरने लगती है जब उसका घर छीन लिया जाता है। ये चीज़ जब आप अपने आप को देख करके रखेंगे, आपके पास रहने के लिए घर ना हो, तब क्या होगा? आप इसे केवल एक बार सोच करके देखिए। 24 घंटे जिन कमरों में आप एसी में बैठे हुए हैं या अपने घरों में पंखों के नीचे बैठे हुए हैं, आपके पास घर ना हो, धूप में रहना पड़े, बारिश में रहना पड़े, बताइए कौन सी बीमारी आपको ना लग जाएगी और कौन सी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको ख़त्म ना कर दे। तो याद रखना, हैबिटेट लॉस ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस की वजह से ही हमारे देश में या दुनिया भर में स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन बढ़ रहा है। दूसरा काम है बेटा, दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आओ इसको समझते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इसको समझना बहुत आसान है। देखिए सर, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारी कुछ नीड है, हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, और इन नीड को फुलफिल करने के लिए हम अदर स्पीसीज पे डिपेंडेंट है। हम अदर स्पीसीज पे डिपेंडेंट है। अब हुआ क्या कि इस नीड में पैदा हुई ग्रीड। हम लालची हो गए। नीड है, इट्स ओके, हमने नीड है तो हमने क्या किया, हमें लकड़ी की ज़रूरत है, हमें ईंधन के लिए हम थोड़ी लकड़ी उठा करके ले आए, जला लिया, खाना बना लिया, दिस इज अवर नीड, ओके। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे कि हमारे घर की हर एक फर्श में, हर एक दीवार पर वुडन फिनिश होनी चाहिए, हम दीवारों में वुडन फिनिश लगा रहे, हम अपने फर्श में वुडन फिनिश लगा रहे हैं, हमारे घरों में जितना फर्नीचर है सब वुडन है, और हर जगह पर जहाँ जा रहे हैं हम सब वुडन फिनिश कराते हैं। वुड आएगी कहाँ से? जंगल से। अब ये हमारी नीड नहीं होगी, क्या होगी? ग्रीड होगी। तो व्हेन नीड बिकम ग्रीड, हम चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, और इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने के दौरान स्पीसीज अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती। ये बड़े बड़े शब्द लिख रहा हूं लेकिन इन्हें समझने की कोशिश करिए। जैसे मुझे फूड की नीड है, समझिएगा, फूड की नीड है, तो मैं हैन के पास गया, हैन, और हैन से मैंने एग ले लिए। सिर्फ इस एग को खाकर मैंने अपनी फूड की नीड खत्म कर ली, लेकिन मुर्गी मरी नहीं। इसका मतलब हैन सस्टेन है, हैन बची हुई है। अगली बार फिर मौसम आएगा, फिर से हैन एग करेगी, फिर से हम खा लेंगे। लेकिन हमारी नीड में पैदा हो गई ग्रीड, और हमने मुर्गी को ही खा लिया, हमने हैन को ही खा लिया। अगर हैन ही खा ली तो स्पीसीज बची कि नहीं बची? नहीं बची। अब बताइए स्पीसीज सस्टेन कर पाई कि नहीं कर पाई? नहीं कर पाई। तो हो क्या रहा है? व्हेन नीड बिकम ग्रीड, जब नीड से ग्रीड की तरफ चालू हुए, हमारे ओवर एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गए। और बोलते हैं इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से स्टेलर सी काऊ, आप भूले नहीं होंगे, स्टेलर सी काऊ नाम का जो बेटा मैमल है, मैंटिस बोलते हैं इसे, ये मैमल रसिया से चला गया ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरीके से बेटा पैसेंजर पिजन, कबूतर कई प्रकार के होते हैं, कुछ कबूतरों को हम लोग पैसेंजर पिजन कहते हैं। ये उसी कैटेगरी के पिजन्स हैं जो बेटा कभी चिट्ठियाँ लेके जाते थे, उसी कैटेगरी के। वही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। पैसेंजर पिजन्स भी ओवर एक्सप्लॉइट किए गए और इस दुनिया से ख़त्म हो गए। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे, चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाएंगी, और सस्टेन नहीं कर पाएंगी तो बेटा इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। और बोल रहे ये दोनों तो चले गए, स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन चले गए ओवर एक्सप्लॉयटेशन के दौरान। अभी और कुछ चल रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का। बोले क्या? बोले दुनिया में मैरीन फिशेस का बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही। मैरीन फिशेस,
इस दुनिया में जो समुद्री मछलियां हैं उनको बहुत ज़्यादा पकड़ा जा रहा है और बेचा जा रहा है, और बोल रहे हैं मैरीन फिशेस की बहुत सारी स्पीसीज थ्रेटेंड हैं, और थ्रेटेंड हैं तो इनको नहीं रोका गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्यों एक्सटिंक्ट हो जाएंगी? मछलियां क्यों मरने लगेगी? क्या उनका हैबिटेट लिया? नहीं, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन चालू किया और वो एक दिन इस दुनिया से चली जाएंगी। दिस इज द सेकेंड कॉज। ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगता है। ठीक है, तो पहला कारण था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से 3 डाटा हैं। पहला डाटा आपके सामने मैंने बोला, द फर्स्ट डाटा इज नोन एज स्टिलर सी काउ, दूसरा पैसेंजर पिजन, और तीसरा थ्रेटेंड है, और वो थ्रेटेंड वाला कारण मैंने बताया आपको मैरीन फिशेस। नाउ द थर्ड कॉज इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जब कोई बाहरी स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में आती है, कुछ एग्जाम्पल आपको पुराने समय से निकालने पड़ेंगे। जैसे एक स्पीसीज जो कि एक्सोटिक है, एक्सोटिक मतलब बाहरी स्पीसीज है, किसी भी इकोसिस्टम में आती है। जब भी वो स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में आती है तो उस इकोसिस्टम में उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, और नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से उसकी ग्रोथ इन्वेजिव होने लगती है, इन्वेजन होने लगता है। मैं इससे रिलेटेड तुमको 3 एग्जाम्पल बताता हूं, आपको याद आ जाएंगे। याद करो पार्थेनियम नाम का पौधा, पार्थेनियम नाम का पौधा जिसे हम लोगों ने बोला था कैरेट ग्रास। और जब ये कैरेट ग्रास हमारी इंडिया में आई, मैंने यहाँ लिखा इंडिया में आई, तो बताइए इंडिया में कैरेट ग्रास और पार्थेनियम का जो ग्रोथ हुआ वो कैसा हुआ? इन्वेजन हुआ। इतना ज्यादा इन्वेजन हुआ कि चारों तरफ कैरेट ग्रास फैल गए। एक एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल बताऊं तो आपको याद आ जाएगा, इट इज आइकॉर्निया। अगर आप भूले नहीं तो आइकॉर्निया को हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, या इसी को बोलते हैं जलकुंभी। और जब ये हमारी इंडिया में आया तो इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया। इसने बंगाल में आकर तबाही मचा दी क्योंकि मछलियां मरने लगी जहां पर ये आया। इसकी ग्रोथ भी इन्वेजन थी। इसी तरीके से एक और स्पीसीज है लैंटेना कैमेरा, लैंटेना कैमेरा। ये भी स्पीसीज बेटा जब कभी हमारी इंडिया में आई तो इसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगी। तो बाहरी स्पीसीज जब भी किसी इकोसिस्टम में बेटा आती हैं, ये इन्वेजन करती। इन्वेजन मतलब व्याप्त हो जाना, चारों तरफ छा जाती, और छा गई तो ये नेटिव स्पीसीज को मारने लगती, वहां की प्रेजेंट स्पीसीज को मारने लगती। अब याद करो, कैरेट ग्रास ने आपको एलर्जी करना चालू कर दिया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा होने चालू किए थे। आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, मछलियां मरने लगी थी। तो बोलते हैं जो एक्जोटिक स्पीसीज होती हैं ये नेटिव स्पीसीज को मारने लगती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में और दिए गए हैं, वो लर्न करना है। ओके, बोलते हैं एक नाइल पर्च नाम का पक्षी है। इसे लेक विक्टोरिया में, विक्टोरिया लेक में या लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया। एक झील है विक्टोरिया झील, और इस लेक विक्टोरिया में बहुत सारी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मछलियां रहती हैं। ये फिश समझ लीजिएगा, इन्हें बोला गया किकलिड फिश। तो बोलते हैं कि जब नाइल पर्च नाम का प्राणी इस लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो उस लेक विक्टोरिया से किकलिड फिश एक्सटिंक्ट होने लगी, लॉस होने लगी। यानी कि यहां पर एलियन स्पीसीज कौन है? नाइल पर्च, और नाइल पर्च ने नेटिव स्पीसीज की हालत खराब कर दी। ऐसा एक केस और है इंडियन रिवर्स में। हमने अफ्रीकन कैट फिश मंगाई, अफ्रीकन कैट फिश यानी एक मछली का प्रकार है कैट फिश, जो अफ्रीकन कैट फिश है। इसका नाम है क्लैरियस। क्लैरियस नाम की कैट फिश को, अफ्रीकन कैट फिश को हमने इंडियन रिवर में डाला।
जब हमने इंडियन रिवर में डाला, हमने सोचा इंडियन रिवर में डाल करके हम बायोडाइवर्सिटी बढ़ा रहे, इस अफ्रीकन कैटफिश ने नेटिव कैटफिश को मारना चालू कर दिया और हमारी नेटिव कैटफिश खत्म होने लगी। तो बताइए अफ्रीकन कैटफिश इंडियन रिवर के लिए क्या हुई? एलियन स्पीसीज हुई। तो कई बार एलियन स्पीसीज आकर के हमारी नेटिव स्पीसीज को मारने लगते हैं। तो दो एग्जाम्पल हैं बड़े बड़े, एक नाइल पर्च का लेक विक्टोरिया में किकलेट फिश के लिए, दूसरा है क्लैरियस नाम की अफ्रीकन कैटफिश जो इंडिया में आई और इंडियन रिवर की नेटिव कैटफिश को मारने लगेगी। इसके अलावा पार्थीनियम का एग्जाम्पल है, इसके अलावा आइकॉर्निया का एग्जाम्पल है, इसके अलावा लेंटेना कैमेरा का एग्जाम्पल है। तो दिस वॉज द थर्ड कॉज, तीसरा कॉज था जिसकी वजह से बेटा स्पीसीज का लॉस हो सकता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस होने लगती है। और द फोर्थ एंड लास्ट कॉज जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इट इज को एक्सटिंक्शन। साथ साथ खत्म हो जाना। अगर आपको को एक्सटिंक्शन मुझे पढ़ाना पड़े तो मैं कहूँगा पिछला चैप्टर जाइए, और पिछले चैप्टर के में जब मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको मैं उन पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ा रहा था, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक छोटा सा शब्द पढ़ाया था, सिम्बायोसिस। और मैंने बोला था सिम्बायोसिस में दो स्पीसीज ए और बी, कोई भी दो स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं। ये शब्द मैंने यूज किया था, को एग्जिस्ट कहते हैं, साथ साथ रहती हैं। और इन दोनों स्पीसीज का को इवोल्यूशन भी होता है, ये साथ साथ इवॉल्व भी करते हैं। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं। इस एग्जांपल में मान लीजिए एक यक्का प्लांट का एग्जांपल मैंने पढ़ाया था। इस यक्का प्लांट के पॉलिनेशन में प्रोन्यूबा मॉथ का बड़ा हाथ था और प्रोन्यूबा मॉथ यक्का प्लांट के साथ ही रहता था। याद है? अगर आप भूले नहीं है तो एक और प्लांट फिग याद होगा, फिकस, फिग। और इस फिग वाले प्लांट में रहता था वेस्प, एक कीड़ा रहता था। बोलते हैं यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ की आपस में सिम्बायोसिस है, फिग और वेस्प की आपस में सिम्बायोसिस। इसका मतलब ये को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो मान लीजिए इस दुनिया में यक्का प्लांट का एक्सटिंक्शन हो जाए, अगर यक्का प्लांट का एक्सटिंक्शन हो जाए तो बताइए प्रोन्यूबा मॉथ बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे। अगर यक्का प्लांट का एक्सटिंक्शन हो जाए तो प्रोन्यूबा मॉथ का को एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अगर इस दुनिया से फिग खत्म हो जाए तो वेस्प खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये को एग्जिस्टेंस और को इवोल्यूशन वाली बात केवल सिम्बायोसिस में नहीं थी, पैरासिटिक में भी थी, पैरासिटिज्म में भी थी, मैंने पढ़ाई थी आपको। तो मैंने आपको पढ़ाया था पैरासिटिज्म में भी डेफिनेशन पढ़ाई थी कि दे आर व्हेन वन लिविंग स्पीसीज डिपेंड अपॉन अनदर लिविंग स्पीसीज फॉर द फूड एंड शेल्टर। तब भी मैंने बताया था कि यहाँ पर भी दोनों स्पीसीज को एग्जिस्ट करते हैं और को इवॉल्व करती हैं। तो जो जो स्पीसीज इस दुनिया में को एग्जिस्ट और को इवॉल्व करती हैं वही बेटा स्पीसीज को एक्सटिंक्ट भी कर जाएंगी। ओके अगर ह्यूमन लाइस नहीं, लाइस तो बहुत प्रकार के, अगर ह्यूमन लाइस ह्यूमन पे रहता है, इस दुनिया से ह्यूमन खत्म तो ह्यूमन लाइस खत्म, डॉग खत्म तो टिक खत्म, समझ रहे हैं? मॉस्किटो खत्म, एनोफिलिस मॉस्किटो खत्म, तो आपको मालूम है मलेरिया पैरासाइट की एक साइट एक खत्म। इस तरीके से जो एक्सटिंक्शन होंगे, इन एक्सटिंक्शन को बोलेंगे को एक्सटिंक्शन। सो व्हाट आई मीन टू से, ये चार मुख्य कारण जिनको आपको समझना था बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो जब हमें कारण मालूम हो गए हैं कि क्यों स्पीसीज मर रही हैं, तो क्या इन कारणों को रोक कर हम स्पीसीज को बचा नहीं सकते? बिल्कुल बचा सकते हैं। और स्पीसीज को क्यों बचाएं? हमारा क्या फ़ायदा? ह्यूमन बड़ा लालची है, वो हमेशा सोचता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं। तो अब आपके आगे अगला टॉपिक है व्हाई वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो ये पढ़ाने के लिए हम लोग कल का वेट करेंगे और कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉर दैट टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।